जो रानीखेत विधानसभा का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कि पूरे क्षेत्र में जहां निरंतर नए नए संस्थान खुल रहे हैं, नई नई तहसीलें उप तहसीलें खुल रही हैं, लेकिन रानीखेत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एकमात्र पॉलिटेक्निक था चौनिलिया में, वो इनके कार्यकाल में बंद हो गया। चिलियानौला का जो ITI है वो बंद हो गया। हमारे रामनगर से लेकर के जो रानीखेत की सड़क है, उस सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि आए दिन उसमें दुर्घटनाएं घटित होते रहती हैं। पूरी सड़कों की दशा बहुत बेहाल हो गई है। रानीखेत चिकित्सालय किसी ज़माने में जो पूरी गढ़वाल से लेकर के बागेश्वर तक और पूरे अल्मोड़ा जिले का और नैनीताल जिले के जो सीमांत गाँव हैं, इनके लिए एकमात्र प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र था, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध कराता था। आज उसकी ऐसी दुर्दशा होगी, वो केवल और केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। तो विधायक जी को इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ कार्यकर्ताओं को पोषित करने की चिंता है। और मुझे बेहद दुख है कि निरंतर इन 5 सालों में हमारा रानीखेत विधानसभा क्षेत्र बहुत पीछे चला गया विकास की दौड़ में। जहाँ आप गए थे कैलाश के घर पे, कैलाश जी के घर में तिमलाई है, तो तिमला डिग्गी में जी जी तिमला डिग्गी सड़क के लिए कहा ना मैंने। तिमला डिग्गी की सड़क में वहाँ के लोग, पूरी बात सुनो, चल हो गया यार, आगे करो। चलो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये था, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई है। चलो ये वाला आज तक मुद्दा मुलाकात आपने कहा मैं बूथ से हार रहा हूँ, किससे? मुझसे कभी नहीं कहा मैंने। पलायन रुकेगा अच्छी शिक्षा व्यवस्था करके, पलायन रुकेगा अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था होने के। आप ये नहीं कहते मेरे गांव में क्या है, आपके गांव में भी बहुत चीज आया है, एक एक परिवार के एक व्यक्ति को भी मिला है। जो कमी है उसके लिए 3 साल अभी पड़े हुए हैं। मेरा तो जो जीवन है, मैं तो नशा हटाओ, पलायन रोको, पहाड़ बचाओ से यहाँ तक पहुंचा हूँ। चलो पूरी बात सुनो, चल हो गया यार, आगे करो। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मेरा नाम दीपक जोशी है और इस समय हम हैं रानीखेत के उपराड़ी में और हमारे साथ रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के लोकल मुद्दों पर जो गांव वालों ने पिछले कुछ दिनों में हमें बताए हैं, यह क्या कहते हैं और इन गांव वालों की जो समस्याएं हैं इन पर क्या विचार है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। आप यहाँ आज डोरप गाँव में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जोशी परिवार द्वारा जिस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, बड़ी दूर दूर से आसपास के गांव के दर्जनों गांव के जो हमारी मातृशक्ति हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पर आकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक माहौल यहाँ है। जी, हम यहाँ पिछले 7-8 दिन से हैं। यहाँ के लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो यहाँ जब आप आए आपको पैदल आना पड़ा होगा। यहाँ के लोग बड़ी समस्या में है कि यहाँ रोड नहीं बन पाई है। यहाँ के लोगों को कब रोड मिल पाएगी, क्या कहते हैं आप? और आपसे भी यहाँ के लोगों ने खास बातचीत की है अभी? नहीं, जो कहना चाहते हैं तो कह डाले, मैं तो आपके सामने हूँ। यहाँ मुझे पता है डोरब में चूंकि जो एक पुरानी रोड यहाँ पर बनी हुई है, बहुत संकरी है, करीब कहीं पर 2 मीटर भी उसकी चौड़ाई नहीं है। तो मैंने उनसे बात की अगर उसकी चौड़ाई बढ़ने का कुछ हो जाता, और मैंने जिला प्लान से भी कोशिश की है, क्योंकि बहुत छोटी सड़क है, इसमें अगर सीसी मार्ग ये बन जाएगा, सीसी इसमें हो जाए तो अच्छा रहेगा। पुरानी मांग है, मेरा पूरा प्रयास है जल्दी ये पूरी हो जाए। एक ताऊ जी थे यहाँ पर, उनसे परसों बात थी, उन्होंने कहा अरे कहाँ कहता है वो। अब मैं गया था उनके पास, उन्होंने ये कह दिया कि तुमने हमको वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारी रोड क्यों बनाई। मैंने कहा विधायक तो सबका होता है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। अगर ऐसा कहा है तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। तो कभी ऐसा हुआ क्या आपके साथ? आज तक ऐसा कभी न तो मेरे सामने कोई आए, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ कौन है क्या है। अगर ला सकते हैं तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। मुझे एक बार बता। मेरे आज तक नमस्कार तिमला में आया था। कौन सी तिमला? जहाँ आप गए थे कैलाश के घर पे, कैलाश जी के घर में तिमलाई है, तो तिमला डिग्गी में जी जी तिमला डिग्गी सड़क के लिए कहा ना मैंने। तिमला डिग्गी की सड़क में वहाँ के लोग, पूरी बात सुनो, चल हो गया यार, आगे करो। चलो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये था, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई है। चलो ये वाला आज तक मुद्दा मुलाकात आपने कहा मैं बूथ से हार रहा हूँ, किससे? मुझसे कभी नहीं कहा मैंने। अगर ये इनका आरोप है कि इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन विधायक जी इस बात को नकार रहे हैं। अगर ऐसा हुआ भी है तो हम सच्चाई नहीं जानते, जो भी सच्चाई होगी ये दोनों आपके साथ हैं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा सवाल, क्या चल रहा है 2024 में लोकसभा की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, पूरी विधानसभा भी जीतेगी और पूरी 5 सीटें जीतेगी। यहाँ के ही लोग मेरे से कह रहे थे कि विधायक जी व सांसद जी 5 साल यहाँ से लापता रहते हैं, चुनाव में बहुत जबरदस्त प्रचार होने लगता है। तो ऐसा लोगों के बीच में अभी भी क्यों, मतलब आप भरोसा क्यों नहीं बना पाए? एक बार क्यों पुरंदर, मैं यहाँ पहले गांव में पहले आ गया हूँ ना। आपके 2-3 बार आए हो गांव में। औरों को थोड़ा बहुत तकरीबन कुछ मिला, लेकिन डोरप गांव को अभी तक कुछ नहीं मिला।
और खासकर हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी है, जैसे बंदरों की और सुंगर की, तो उसके ऊपर भी बराबर यहाँ से पलायन हो रहा है और लोग मतलब हार चुके हैं यहाँ की खेती बाड़ी देख के। अगर आपकी तरफ से कुछ हो सका तो मतलब बहुत अच्छी बात है। हमने सभी काम को अपने सभी से मिलजुल के, एक विधायक से लेकर एक नीचे लेवल तक इस कार्रवाई को हमने करना है। अगर ये हो जाए तो कोई भी काम सहमति से होता है। जी, इनके प्रश्न का जवाब बंदर और एक सेकंड। पहले आप कह रहे हैं कि यहाँ रानीखेत ग्रामीण की पेयजल योजना आ रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं नहीं हुआ करके? पानी आ रही है ना उसमें, तो वो कहाँ से आया है? तो आपके गांव में आया है ना, आपके गांव में किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो वो तो केंद्र सरकार से आया है। कन्याधन मिल रही है, उज्ज्वला गैस मिला है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो सब आपको मिल रहा है। उसके अलावा भी एक सेकंड, आपके बगल के गांव टूनाकोट में सड़क पहली बार आई है। आपके यहाँ से ताड़खेत ब्लॉक के लिए शॉर्ट रोड बन गई, नीचे तसवाड़ वाली, ताना तसवाड़ वाली जो ताड़खेत बन रही है, बन गई वो भी मैंने बनाई है। टूनाकोट सेरा रोड हमने बनाई है। आपके रानीखेत पेयजल योजना में, हमारे 39 करोड़ की योजना में आपके सब घरों में पानी आने वाला है। वो योजना भी मेरी लाइन बिछ गई है, बहुत जल्दी हो, वो भी मेरे टाइम में आ गया। आपके आने से पहले मैंने आपसे कहा मेरे यहाँ छोटे बड़े 400 गांव हैं। कितने हैं? 400। और सब गाँव में एक साथ काम होना संभव नहीं है काम। उसके बावजूद भी इस गांव में इतने काम हो गए। और यहाँ का प्रस्ताव में एक बात सुनो, आपने मेरे से अभी जब पिछली बार मैं आपके गांव में आया था, जैसे कहते गांव में एक बार भी नहीं आया, मैं 3 बार इस गांव में आ चुका हूँ। चलो, ये है जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ जो पलायन का बड़ा विषय है और पलायन रोकना है तो भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए हम लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, हल्द्वानी, देहरादून और टिहरी, पौड़ी जहां भी आंदोलन हुए, लेकिन बीजेपी सरकार उत्तराखंड में कब भू कानून लागू करेगी और किस तरीके से भू कानून लागू करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि कमेटी पहले बन चुकी है, कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास है और किसी भी विधायक ने इस तरीके से मतलब विधानसभा में इस मुद्दे को अच्छी तरीके से नहीं उठाया। हमारी सरकार ने भू कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने पहाड़ पर तमाम जो जमीनें हैं उनके खरीद फरोख्त पर एक सीमा के बाद पहले ही रोक लगा दी है, जैसा शायद आपकी जानकारी में नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक भू कानून की जो है उसका कहते हैं उसके प्राथमिक रूप से लागू हो किया जा चुका है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते। यही बीजेपी सरकार थी जब 2018 में इस पहले के भू कानून को हटा दिया गया था और मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्हें इस बार हरिद्वार से फिर टिकट मिला है सांसदी का। तो अब जब वह सांसद बन जाएंगे और धामी जी का जो काम चल रहा है तो वाकई में लागू हो गया, या लोकसभा चुनावों से पहले ये कहा जा रहा है कि हम चुनावों के बाद लागू कर देंगे चुनावों में फायदे के लिए? वो तो धामी जी बताएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी। विधानसभा में आपने मुद्दा उठाया, लेकिन फिर आप जब विधानसभा में कौन सा क्वेश्चन कब उठाना है, क्या उठाना है, ये जो नियमावली है प्रक्रिया के हिसाब से उठाया जाता है। जैसे नहीं कि हम कोई भी क्वेश्चन वहाँ उठा दें, ऐसा नहीं है। और सभी लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड का अस्तित्व बचे। मेरा तो जो जीवन है, मैं तो नशा हटाओ, पलायन रोको, पहाड़ बचाओ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और पलायन कैसे रुकेगा, ये जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ, पूरे 2 साल लगभग होने वाले हैं। 2 साल के आसपास के मैंने टूनाकोट से लेकर, तिपोला से लेकर, बिल्लेक से लेकर तमाम गाँव में तारबाड़ करने का काम मैंने किया है। मैं अभी आने से पहले मैंने कहा था, अभी गोपाल दा, अभी आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा भी कि यहाँ पर तारबाड़ इस साल देते हैं, जो खेती हमारी बोला था ना आपको। मैंने कहा इस साल बोना है, बल्कि आपने कहा साहब इतना किलोमीटर। मैंने कहा पहले फेज में 500 मीटर मैंने यहाँ पर जलागम को भी आपके गाँव में चयनित कर लिया है। जलागम आ गया है पंडित जी, जलागम भी आपके गाँव में आ गया है। उसमें ये आपके चाहे पॉली हाउस बनेंगे, रास्ते बनेंगे, गाय पालने के लिए आपको अनुदान मिलेगा और तारबाड़ चेन लिंक भी होगी, उसमें चेन लिंक का भी काम होगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक सेकंड, मेरे कहने का मतलब है आपके कहने से पहले ही पलायन कैसे रुकेगा? पलायन रुकेगा पेयजल योजना देके, पलायन रुकेगा तारबाड़ करके, पलायन रुकेगा अच्छी शिक्षा व्यवस्था करके, पलायन रुकेगा अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था होने के। हमने आपके रानीखेत के अस्पताल, आप ये नहीं कहते मेरे गांव में क्या आया, आपके गांव में भी बहुत चीज आया है। एक एक परिवार के एक व्यक्ति को भी मिला है। जो कमी है उसके लिए 3 साल अभी पड़े हुए हैं, वो भी होगा। आपके अस्पताल में भरपूर दवाई है रानीखेत में। पलायन में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय अजय टमटा जी के आशीर्वाद से हमने रानीखेत में MRI, CT स्कैन और NICU स्वीकृत कराया है। बहुत जल्दी जिस इलाज के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, बरेली जाना पड़ता था, उसका इलाज अब यही होगा। जी बिल्कुल, जल्दी आपने मशीनें स्वीकृत कराई हैं, यह बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलनी चाहिए, लेकिन यहाँ वह मशीनों को चलाने के लिए डॉक्टर ही नहीं मिल पाते और वह वैसे ही खराब हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ, भीमताल में अल्ट्रासाउंड
और एक्सरे की मशीन थी, वहां तक वे चलाने वाले नहीं मिलते। तो ये कैसी समस्या है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि आपने कहा मैं नशा और पलायन के विरोध में से ही यहाँ पर खड़ा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही सरकार उत्तराखंड में घर में शराब रखने के लिए 12,000 में लाइसेंस देती है, ये कितना उचित है? इस तरीके से कैसे नशा कम होगा? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि नशा मेरा जो स्पष्ट मानना है कि हमको नशे की प्रवृत्ति को स्वयं पे तो रोक लगानी चाहिए, स्वयं में तो जागरूक समाज में पहला पहुंचानी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। इसका मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूं, और जिस दिन हमारी हम में ताकत आएगी तो निश्चित रूप से हम इस तरफ ताकत तो आपके ही पास है, इसमें पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है और आप कह रहे हैं हमारे पास ताकत आएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता, बहुत सी चीजें मेरी व्यक्तिगत होती, बहुत सी फिर सरकार चलाने में जो नीति और नियत और जो वो फिर बहुत ही बहुमत के आधार पर तय होती है। तो आप जो ये 12,000 रुपए में घर में कुछ लीटर शराब रखने की अनुमति मिली है, वह लाइसेंस 1 साल के लिए, इसके पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि शराब रखने की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ टूरिस्ट के लिए जितना अगर आवश्यक है, जो क्योंकि यहाँ ये हमारा पर्यटन प्रदेश है, उसके अलावा बाकी घर घर में शराब नहीं बिकनी चाहिए, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ व्यक्तिगत रूप से। 2-3 क्वेश्चन और लूंगा सर, आपने समय निकाला है इसके लिए आपका धन्यवाद। पहला क्वेश्चन ये, सिडकुल की बात बहुत समय लंबे से आ रही है। जब 2002 में सिडकुल बना तब मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने एक बड़े लक्ष्य के साथ एक सिडकुल की स्थापना की, लेकिन आज तक उस सिडकुल के हाल बहुत बुरे हैं और न्यूनतम मजदूरी जो उत्तराखंड में है वह 9,000 के करीब है। कुछ पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 9,000 में क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो अल्मोड़ा रानीखेत से रुद्रपुर नौकरी के लिए जाए या हरिद्वार जाए, देहरादून जाए या काशीपुर में आपका सिडकुल है, वहां पर 9,000 में उसकी जो आजीविका है चल सकती है, वह अपने परिवार के लिए बचा सकता है? नहीं, जो उसका जो एक परिवार चलाने के लिए जो आवश्यक मानदेय हो तो मिलना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित है और उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हमारा जो युवक है वो नौकरी करे, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जहां तक अगर वो स्वरोजगार की तरफ अग्रसर होगा, जब बाहर के लोग यहाँ आकर के अच्छा स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं, अच्छा स्वरोजगार पर लगे हुए हैं, तो हमारा युवा भी उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए, चाहे होम स्टे की स्कीम पाए या चाहे आपका ये आपका होम स्टे के अलावा हमारे पर सरकार की तरफ से विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, विभिन्न रूप से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है बहुत से युवाओं को। अगर हम स्वरोजगार की तरफ बढ़े तो हमको नौकरी की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, और वैसे भी हमारी सरकार ने भी 25% मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी किया है। हाँ, मुझे लगता है दिन पहले देख रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत कम है, जो फिर भी न्यूनतम मजदूरी गई 11,000 रुपए गई है, और नीचे उसकी गई है ना। नहीं, अब बहुत सी चीजें और यहाँ पर मैं 2019 या 20 में एक बार मंत्री आपके ही सरकार के गणेश जोशी जी उस समय उद्योग मंत्री थे, तो उनसे कहा कि यह इस पे कार्रवाई कब होगी, उन्होंने कहा हमने कमेटी बना दी है, हम इस पे नई उद्योग नीति लाने वाले हैं। वो उद्योग नीति आज तक नहीं आई। 2000 आपकी सरकार को भी हो गई, 5, 6, 7 कितने भी साल हो गए, लेकिन इतना समय एक उद्योग नीति बनाने में क्यों लग जाता है सरकार को? नहीं, अब सरकार की हमारी भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर बिल्कुल अलग हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लिए बिल्कुल अलग है, मैदानी क्षेत्र के लिए बिल्कुल अलग है। तराई और हरिद्वार की जो उद्योग नीति होती है वो पहाड़ों में लागू नहीं हो सकती। हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्यटन को जिस प्रकार बढ़ावा देने के लिए 50% और कहीं कहीं पर तो योग के केंद्र खोलने के लिए 80% तक सरकार जहाँ पर अनुदान दे रही है, तो यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में अकूत संभावनाएं हैं, बहुत विशाल संभावनाएं हैं। अगर हमारे युवा उस ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको स्वरोजगार भी मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन पे आप भरोसा दे सकते हैं कि उत्तराखंड में जो उद्योगों की हालत है वो ठीक होगी, और जो लगातार उद्योग उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं, या पहले तो यहाँ आना चाहिए। जो समिट भी हुआ था, एक उत्तराखंड समिट हुआ था, मुख्यमंत्री धामी जी उसमें गए थे, बहुत हजारों करोड़ों की बात हुई, लेकिन वह कब लगेगा उत्तराखंड के धरातल में, वह स्थिति कब देखने को मिलेगी जब यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े और अपने ही क्षेत्र में अच्छी शैली के साथ नौकरी के लिए वह काम कर पाए।
आएगा ऐसा वक्त? उत्तराखंड की स्थापना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि पर्वतीय क्षेत्र जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अलग एक राज्य बनना चाहिए, और उन्हीं की कल्पना थी और उन्हीं के आशीर्वाद से हमको उत्तराखंड मिला। और विशेषकर तमाम राज्यों को जो उस समय ज्यादा पिछड़े थे उनको न दे करके उत्तराखंड को स्पेशल राज्य का कैटेगरी का दिया था, कैटेगरी का स्टेट बनाया था, जिसमें 90% जो अनुदान मिल रहा था वो जो 90% जो सहायता मिल रही थी वो अनुदान में थी। तो उसके बाद चूंकि अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास अटल जी ने किया था, और चूंकि ये स्टेट भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुसार बना है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीमांत जो हमारा स्टेट है ये विकसित स्टेट बने, तो जो भी इस स्टेट को विकसित करने में, इस प्रदेश को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में, पलायन रोकने में, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने में संभव होगा, हमारी सरकार कर रही है। बहुत अच्छा प्रयास आदरणीय और अंतिम प्रश्न, बहुत लंबा इंटरव्यू भी हो गया, आपका समय भी है। जो कांग्रेस वाले लगातार भाजपा में आ रहे हैं, वह कांग्रेस में जब रहते हैं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, भाजपा बहुत बेकार पार्टी है, मोदी जी के इशारों पे चलती है, ऐसा वैसा, जो भी आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ लेकिन आप कहो तो। लेकिन आपके पास ऐसा क्या जादू है कि आप अपनी पार्टी में जब लेते हैं उनके आरोप मुक्त हो जाते हैं, जो भ्रष्टाचार के होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और यहाँ आने के बाद उनको चुनाव भी लड़ा दिया जाता है और पूरी पार्टी उनका प्रचार करती है, उसी दिन से वो अच्छे होके उनको जिताने के प्रयास किए जाते हैं। मतलब विचारधारा की लड़ाई होती है एक, ये क्या विचारधारा की लड़ाई है या एक तरफा भाजपा का एक तंत्र आने वाला है? नहीं तो विपक्ष होना चाहिए। इस तरीके से विपक्ष के सारे नेताओं को आप कैसे मैनेज करते हैं और क्यों करते हैं? ना लोकतंत्र है। आज किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो विचारधारा की लड़ाई कहाँ? आप विरोध क्यों नहीं करते इसका? हमारे सामने आपके सामने अभी राजेंद्र भंडारी जी का, हमारे बद्रीनाथ के माननीय विधायक है, पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे, तो कोई ये कहे कि उनको दबाव में लाया गया तो ऐसा नहीं माना जा सकता है। उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ है, तो वो कह रहे थे भाजपा के बाद ऐसी मशीन है जिसमें ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार के आरोप लगा के वो अपनी पार्टी में शामिल करवा लेते हैं, और वो खुद शामिल हो गए। तो उनसे जाके पूछिए ना। अब जो उनसे क्वेश्चन पूछा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब हम तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जो वहाँ आके ठीक हो जाए? हमारे पास मोदी जी और धामी जी के रूप में ऐसे नेतृत्व है जो कि जहाँ पर इस उत्तराखंड का हित सर्वोच्च हित है, इस देश का हित सर्वोच्च हित है, और जहाँ राष्ट्र को आगे बढ़ाने की मंशा की बात है, आदरणीय मोदी जी की जो मंशा है उससे साबित भी हो गया। जिस प्रकार हम आज 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था में आगे, जिस प्रकार पूरे विश्व में आज भारत का मान बढ़ा है, भारत का स्वाभिमान बढ़ा है, भारत सामाजिक, आर्थिक और एक सैनिक शक्ति बन के उभरा है, तो उसी का फल है आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है। हम मानते हैं नीतियों से प्रभावित होकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहा है तो उसका स्वागत है। और उसके बाद यहाँ पर चाहे कोई किसी पार्टी से आए, किसी विचारधारा से आए, तो उसको केवल यहाँ पर तभी प्रश्रय दिया जाता है जब वो कहता है कि मेरे से ज्यादा मेरा राष्ट्र है, राष्ट्र का हित जब उसके लिए पहले नंबर पर होगा तभी जाके उसको यहाँ तो लोग जब वोट डालें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र का प्रयोग करें, उस समय किस पार्टी को वोट दें? क्योंकि कांग्रेस को भी देंगे, आना तो उसने बाद में भाजपा में ही है। नहीं, विचारधारा को दें, जो देश की बात करे, जो संस्कृति की बात करे, जो हिंदुत्व की बात करे, जो कहता है कि हमने राम मंदिर के स्थान पर शौचालय बना देना। अगर कोई कांग्रेस वाला भी हिंदुत्व की बात करेगा, मेरी बात सुनिए, जो कहे कि राम मंदिर की जगह पर विद्यालय बनाओ, राम मंदिर की जगह पर अस्पताल बनाओ और शौचालय बनाओ, जो कहते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जो भारत माता की जय बोले, जो हिंदुत्व सनातन संस्कृति का सम्मान करे, सभी धर्मों का सम्मान करे और सनातन का भी सम्मान करे, वही उसी का भारतीय जनता पार्टी में स्थान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ थे रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल, जिनसे हमने यहाँ के स्थानीय प्रश्नों के साथ साथ उत्तराखंड के वो जन मुद्दों की पर बात की जिस पर लोग लिखते हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, जैसे भू कानून और अलग भी जो मुद्दे रहते हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और नशे पे इनके अपने विचार हैं, इन्होंने अपनी बातें कही। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं और इस तरीके से आप इनके बयान को लेते हैं? क्या कहना चाहते हैं उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर? अपनी राय कमेंटों के माध्यम से हमें दीजिए और देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।